भाजपा के बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे जो सोचते हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी, पर हम अपने संगठन को ही प्राथमिकता देंगे। कमलनाथ के इस बयान के बाद एक बार फिर प्रदेश में दल बदल की राजनीति गरमा गई है। अब पीसीसी चीफ के दावे में कितना दम है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से पहले इस तरह के बयानों से कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने के लिए 20 नवंबर को सभी विधायकों को करौली पहुंचने को कहा है। बुरहानपुर के करौली में ही राहुल की यात्रा पहुंचेगी, यानी कांग्रेस ये कोशिश कर रही है वो ये संदेश दे सके कि अब कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है। नहीं तो हमारे पार्टी का नेता है, वो प्रदेश में आ रहा है। देश की 3,500 किलोमीटर हम लोगों में कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, उमंग है, इसलिए स्वागत करने हम सब विधायक उसकी चर्चा हुई थी, सबकी इच्छा है जाएंगे और बाहर उनका बड़ा जोरदारी जोश कर इसके साथ स्वागत कर। राहुल की यात्रा के स्वागत की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है, लेकिन बीजेपी विधायकों के संपर्क वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने कहा है ऐसा ना हो वो कहते रहें और उनके विधायक बीजेपी में आ जाए। जब माननीय कमलनाथ जी इस बात को कहते हैं तब कांग्रेस के कुछ विधायक जरूर कम हो जाते हैं, और अभी जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया का चुनाव था उस समय 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है, ऐसा तो नहीं है बहुत सारे कोई आ तो नहीं रहा है? लंबी लाइन है। कांग्रेस विधायकों को करौली बुलाना और कमलनाथ का बीजेपी विधायकों से संपर्क होने का कहना कहीं ना कहीं 2023 से पहले प्रदेश में दल बदल की बहस को फिर हवा दे रहा है। जाहिर है कि 2020 में दल बदल कांग्रेस के लिए सत्ता से बाहर जाने की वजह बना था। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश एकजुटता का परिचय देकर बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की रणनीति को बखूबी समझ रही है और उसने भी कांग्रेस को कड़ा जवाब देने की तैयारी कर रखी है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कौन किसके संपर्क में। ये तो बड़ी विचित्र बात है, कौन किसी को जान सका, सयाद तो एक दीवाना है और खोल के पिंजरा एक दिन पंछी को उड़ जाना है। अब ये तो अमूर्त कबीरपंथी गीत है एक कि ये शरीर में जो प्राण है ये तो पिंजरा है शरीर और उड़ जाएगा एक दिन, इसमें जो प्राण नाम का पंछी बैठा है। लेकिन राजनीति में इस पिंजरा शब्द कह लीजिए या आप जो भी कह लीजिए, लेकिन यहाँ से भी पंछी उड़ते हैं और उस डाल पर जाकर बैठ जाते हैं जहाँ बड़े मीठे सुमधुर उनको प्रतीत होते हैं वो फल लगे होते हैं। और राजनीति के आरंभ से दल बदल का ये जो क्रम है, इसके पीछे सिर्फ मीठे फलों का आकर्षण ही नहीं है, इसके पीछे उपेक्षा, अपमान, नैराश्य, ये तमाम कारक भी एक बड़ा फैक्टर बन जाते हैं। ये तमाम तथ्य भी एक बड़ा कहीं ना कहीं फैक्टर बनते हैं कि व्यक्ति छोड़ता है राजनीति का एक दल और दूसरे दल के साथ हो जाता है। लेकिन यहाँ दोनों ही पार्टियाँ, कमलनाथ जी पहले भी कहते रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि कई विधायक संपर्क में हैं, और बीजेपी में तो आप क्या कहें, अब इसमें जो भी आता है वही दिल में समा जाता है। न जाने कितने दरियाओं का प्यासा है समंदर मेरा। तो बीजेपी का दिल तो इस समय किसी लहलहाते हुए दरिया की तरह है कि कांग्रेस की कई मौजें जो हैं वो वहाँ पहुंचकर उसकी हो जाती हैं। बहरहाल अब राहुल गांधी की यात्रा, और जब भी हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इस तरह के इवेंट्स होते हैं, इसकी नींव पड़ी 2013-14 के आसपास, जब मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी थी और उसी समय कांग्रेस के एक दिग्गज नेता चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने उसका विरोध किया और बाद में वो बीजेपी में गए। हालांकि वो फिर अब कांग्रेस में हैं, लेकिन उसके बाद ये क्रम चलता रहा कि जब भी बीजेपी के विरुद्ध कांग्रेस का कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ तो कुछ ऐसा भी घटा जिसको आप कह सकते हैं कि वो राजनीतिक वार है, और कांग्रेस इसको समझती भी है। लेकिन यहाँ कांग्रेस का एकजुटता का प्रदर्शन का एक तैयारी भी है उसकी, और एक रणनीति भी है कि सब एक साथ रहेंगे, राहुल गांधी के सामने रहेंगे, चिंता भी रहेगी कि सबसे टॉप लीडर हमारे सामने है, कोई भी दाएं बाएं नहीं खिसकेगा, और पहचानवा भी देंगे सबको एक बार, भैया पहचान लीजिए
इन्होंने क्या कहा था, बाद में क्या कहा है, तमाम बातें हैं। लेकिन हम किसी ना नतीजे पे पहुंच रहे हैं, ना निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं। बस कौन किसके संपर्क में है इस पर ध्यान रखिएगा। उन 3 सवालों पर भी नज़र डालिए जिनके इर्द गिर्द हम कोशिश करेंगे बातचीत केंद्रित रहे। सवाल नंबर 1, कमलनाथ का बयान क्या मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है? सवाल नंबर 2, क्या करौली में विधायकों को बुलाकर कांग्रेस एकजुटता का संदेश देगी? सवाल नंबर 3, क्या 2023 के चुनाव में भी दल बदल का मुद्दा गूंजेगा? दल बदल मुद्दा होता भी है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये पहले भी बातें उठती रही हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, सीनियर लीडर बीजेपी, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एडिटर, दोनों दायित्व निभाने वाले मनोज सैनी हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत है। बीजेपी कांग्रेस दोनों को समान दृष्टि से देखने की कोशिश, प्रयास जारी रहता है। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी। करौली में जिस तरह कांग्रेस का ये जमावड़ा, एकजुटता, क्या संदेश, क्या निहितार्थ, क्या इसकी तैयारी? जी देखिए, दोनों ही तरह की बातें हैं। एक तो ये संदेश भी है साफ तौर पर कि हम सब एक है, और कमलनाथ के कहने पर सभी विधायक वहां पहुंच गए। मतलब जो हम हमेशा कहते हैं कि एक व्यक्ति है इस समय कमलनाथ, जिनके ऊपर ही पूरी कांग्रेस चल रही है और उन्हीं का संदेश है, तो उस संदेश का पालन करना ही होगा और देखना भी होगा कि मेरे संदेश का, मेरे आदेश का कौन कौन पालन करता है। यानी परीक्षा भी हो जाएगी और ये भी दिखाई देगा कि कौन कौन वहां पहुंचा, क्योंकि खबरें ऐसी भी है कि हो सकता है कुछ लोग ना जाए और वो कहीं और चले जाए, जिसकी चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है कि ऐसा ना हो राहुल गांधी की यात्रा के बीच में कोई दूसरा रुख कर ले, जिसका हम पहले लोटस नाम दे चुके, लेकिन लोटस जैसी कोई व्यवस्था इस बार नहीं है। थोड़ा बहुत आना जाना हो सकता है जैसी खबरें चल रही है, और इसीलिए कमलनाथ जी ने भी कह दिया कि कुछ लोग मेरे संपर्क में हैं। ये संपर्क की जो बात निकल कर आई है, ये आई है गुजरात के बाद। जैसे ही गुजरात में टिकटों का वितरण हुआ तो वहाँ करीब करीब 38 लोगों के टिकट काटे गए, कुछ और लोगों की कट सकते, जो एक छोटी सी सूची और आनी है। तो उसके बाद ये समझ आ रहा है कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में 60 से 65 टिकट काटे जा सकते हैं, जिसकी चर्चा, तैयारियां चल रही है। ये संख्या और भी बढ़ सकती है, और संख्या जब बढ़ेगी तो आजकल राजनेता कोई भी हो, राजनीति में है, सभी के लिए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो सिर्फ इसलिए आए कि अपनी पार्टी के प्रति समर्पित है। तो बीजेपी में थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता, लेकिन बाकी दलों में थोड़ा कम, और इसीलिए तैयारियां यही है कि इस बार बीजेपी को भी बता दिया जाए कि ऐसा नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो हमें लगता है दोनों तरफ की तैयारियां दिखाई दे रही, पर पूरा माफ़ करिएगा, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर ये मसला है, जिस पे दोनों ही दलों की नज़र है, एक एक अपने तरह से। लेकिन आप इसमें शरद जी एक चीज़ और है कि अचानक राहुल गांधी की यात्रा अब 2-3 दिन बढ़ गई है। वो गुजरात जा रहे हैं, गुजरात में प्रचार कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी जानकार ये बता रहे हैं कि सामान्य घटनाक्रम नहीं है ये, क्योंकि पहले से तय नहीं था। अचानक राहुल गांधी यदि वहाँ जा रहे हैं तो क्या डिमांड बढ़ गई, या पार्टी के भीतर कुछ ठीक नहीं? चलिए, लेकिन ये भी बड़ा सवाल है कि जिनके टिकट काटे जाने की आशंका है, संभावना है, उनको बीजेपी कितना सर माथे, माफ़ कीजिएगा, मतलब मैं तो सिर्फ एक अनुमान लगा रहा हूँ एक बुद्धिहीन टाइप के व्यक्ति की तरह, क्योंकि एंकर्स के पास बुद्धि का स्तर, माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा प्रश्न उठता ही है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि यहाँ से टिकट कटा तो फिर कहाँ जाएंगे, मतलब चलिए, लेकिन ये सब तो अगर मगर टगर इस टाइप की चीज़ें हैं। डॉक्टर वाजपेयी, आप किस तरह देखते हैं इस जमावड़े को? राहुल गांधी जी की यात्रा आ रही है, सारे विधायक एकजुट हैं, और कमलनाथ जी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। देखिए, सबसे पहले तो चूँकि आपने मुझे पहले बोलने दिया है, तो मैं एक प्रकार से कोशिश करूँगा कि हम उसको गैर राजनीतिक तरीके से इस पॉलिटिकल सिचुएशन का मूल्यांकन राजनीतिक दृष्टि से करें और दर्शकों को लाभ हो। तो पहली बात आपकी स्वीकार्य है कि हाँ, दल बदल होंगे, और इसमें कोई दो मत नहीं है जी। तो इसको बहुत वैमनस्यता से लेने की ज़रूरत नहीं है दोनों दलों को। और अब तो दोनों दल इस बात के अभ्यस्त हो गए हैं कि कोई भी कहीं भी आ सकता है। तो स्टूडियो में भी हम लोगों को आपस में इतनी लड़ाई नहीं करनी है कि कल को इकट्ठे हो जाए तो तकलीफ हो जाए। इसके भी उदाहरण आपके पास हैं शरद जी। जी जी जी। और दर्शक भी मुस्कुरा रहे होंगे ये सुनकर कि दर्शकों को भी मान के चलना चाहिए, हो सकता है कल को इन दोनों की भाषा एक हो जाए। तो ये बहुत आश्चर्यजनक चीज़ मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं रह गई है। और चूंकि मध्य प्रदेश मूलतः बाइपोलर पॉलिटिक्स है शरद जी, तो स्वाभाविक है कि हमारे पास दो ही दल हैं जो आमतौर पे नेतृत्व करते आए हैं। संपर्क
इसकी बात बहुत होती है। तो अभी 3 दिन पहले ये है भाई, कमलनाथ जी भी शिवराज जी के संपर्क में हैं और कमलनाथ जी कह सकते हैं कि हाँ शिवराज जी भी मेरे संपर्क में हैं। तो बाकी जनता बहुत अच्छे से समझती कौन किसके संपर्क में है। देखिए, लोग ऐसे कई नेता, अच्छे नेता हैं, अवनीश जी बैठे हुए हैं, बुंदेला साहब ये भी अच्छे वक्ता और नेता हैं। तो हर आदमी अपने भविष्य के लिए, मैं जैसे 2 उदाहरण और देता हूँ आपको जो शायद अभी इनके रडार पे कांग्रेस के मुझे नहीं दिखते। हिना कांवरे जी, जिनसे आप मिल के आए शरद जी, मुझे वो शुरू से, शी हैज़ बीन वेरी इंटरप्राइजिंग लीडर, उनके फादर भी बहुत। तो फिर उसके बाद एक डॉक्टर अशोक मस्कोले हैं, वो भी अच्छा बोलते हैं, उनको भी कम लोग जानते, बट ही इज़ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और अच्छा बढ़िया उनका शहडोल और आसपास काम है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में अच्छे लोग नहीं हैं, पर इन अच्छे लोगों को जब नेतृत्व कहीं ना पहचाने और हम जल्दी पहचान लें तो उसमें वो क्या करें। ये भी तो बात है ना भाई, मध्य प्रदेश को अंत में जाके अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों दल प्रयास करें, अच्छा नेतृत्व निकल कर आए। हम सरकार बनाने के लिए मजबूती से आगे हैं, तो हमारे साथ जुड़ने में सत्ता का एक भौतिक हथियार भी आपको मिलता है लोगों की सेवा करने के लिए। और हम लोगों का दावा है कि नैतिकता में तो हम लोगों का प्रयास मजबूत रहते ही है। तो भौतिक और नैतिक दोनों सुख भाजपा में है, भाजपा से जुड़िए, मजबूत कदम के साथ आगे बढ़िए। लेकिन भाजपा में डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी हैं और कांग्रेस में अवनीश बुंदेला भी हैं। अगर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के विधायकों को ही देखेंगी तो बीजेपी के कार्यकर्ता का क्या होगा और कांग्रेस के कार्यकर्ता का क्या होगा। तो मतलब नहीं, देखते नहीं है शरद जी। मैं जी। इसको हल्का सा वो करूँ। देखिए क्या होता है, ये निर्णय तो व्यक्ति लेता है। जैसे मैं सबसे बड़ा उदाहरण सिंधिया जी का लेता हूँ। सिंधिया जी हैज़ बीन अ वेरी ट्रू कांग्रेसमैन, मतलब आज भी मैं इस बात को कहूँगा और आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, और पीढ़ियों से उनके फादर रहे हैं, तो आप इसको नहीं नकार सकते। आज भी राहुल जी और उनके संबंध जो होंगे वो बहुत प्रगाढ़ होंगे और दोनों बहुत नोबल लोग हैं। मैं आपके अच्छा हुआ याद आया मुझे, राहुल जी की यात्रा का भी हम अवनीश जी स्वागत करते हैं कि मध्य प्रदेश की धरती पर वो आ रहे हैं और अच्छा है, अच्छे मन से आ रहे हैं, उनकी यात्रा सफल हो, अच्छी हो। हम प्रतिद्वंदी हैं तो क्या हुआ, शिवराज जी आज मुख्यमंत्री हैं, उनके सोचिए उनके प्रदेश में 13 दिन वो रहेंगे, तो उनका स्वागत है। बिल्कुल। और दिग्विजय सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो बीजेपी की पूरी कार्य समिति आमंत्रित रही और गई भी, उसने भी बड़े मन से मुख्यमंत्री निवास जाकर वो उस भोज में सम्मिलित हुए। तो बड़ा इसको आप किसी और दृष्टि से मत देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि राजनेताओं के बीच में, जैसा डॉक्टर साहब ने जिस जेस्चर को शो किया है, आज भी बहुत सारी आत्मीयता है, जिसको आप मजाक में भले ही कह लें कि संपर्क है एक दूसरे से, लेकिन ये भी मनुष्य हैं और ये भी उन चीज़ों से प्रभावित होते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और विचार तो अपनी जगह ही। अवनीश जी, संपर्कों की ये बात डॉक्टर साहब ने इशारों में कह भी दिया, मनोज जी ने भी इशारों में कह दिया, भूपेंद्र सिंह जी ने भी इशारों में कह दिया। अब आप बताइए। सर देखिए, सबसे पहले तो आज मैं पहली बार भाजपा प्रवक्ता की बातों से सहमत हूँ कि मध्य प्रदेश में एक राजनीति का बहुत अच्छा जेस्चर है। मैं इस चीज़ के लिए गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हाँ, मध्य प्रदेश की राजनीति आज भी बिहार, उत्तर प्रदेश या साउथ जैसी दूषित नहीं हुई है कि आप जब सत्ता में आए तो आपने रातों रात पूर्व मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया, उठवा लिया। वो बड़ा गंदा लगता है। मैं फिर भी कहूँगा मध्य प्रदेश की राजनीति ईश्वर की कृपा से आज भी बड़ी साफ स्वच्छ है। ठीक है, मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं शरद जी, लेकिन मनभेद नहीं है। ये अच्छी बात है मध्य प्रदेश के नेताओं में, चाहे दिग्विजय सिंह जी के या कमलनाथ जी के संपर्क हों या कैलाश जी के हो, तो ये अच्छा लगता है देखकर। शिवराज जी के भी मुझे लगता है ये एक अच्छा जेस्चर है, मध्य प्रदेश के डीएनए में है। तो मैं डॉक्टर साहब की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। लेकिन शरद जी, राजनीति तो राजनीति है। आज हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं, अगर मैं उसकी बात कहूँ, आदरणीय कमलनाथ जी अगर किसी बात को कह रहे हैं, आप जानते हैं कमलनाथ जी सिर्फ घोषणाएं नहीं करते। कमलनाथ जी ज़्यादा इधर उधर की बातें, अगर उन्होंने कहा उनके संपर्क में है तो उसके लिए उन्होंने लॉजिक भी दिया है कि भाजपा में टिकट ज़्यादा कट रहे हैं। क्योंकि रीज़न क्या है शरद जी कि भाजपा कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। गुजरात में भी हमने देखा, अपन चर्चा कर रहे थे, और मध्य प्रदेश में भी शायद वो चीज़ आ रही है कि यहाँ टिकट कटेंगे, तो निश्चित तौर पर संपर्क में हो। लेकिन आप एक बात समझे शरद जी, कांग्रेस ने कभी भी आप संपर्क में, जैसे आप देखें जब हमारी 15 माह की सरकार थी तो इनके 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी किसी बिल पर। लेकिन शरद जी, हमने कभी ये प्रयास नहीं किया कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। जैसे आप देखें आज एक जो सचिन बिरला है, सचिन बिरला को किसी मामले क्रॉस वोटिंग, लेकिन आज भी उन्होंने इस्तीफा
इस्तीफा नहीं दे पाए वो। अगर आप देखें, आपको जो स्वार्थ था आपने कर लिया, अगर मतलब ना तो इस्तीफा दे पाए, आज भी विधायक वो हैं कांग्रेस के टिकट पर ही है शरद जी। तो ये कई सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन इस सब के अगर पीछे जाके देखें ना शरद जी, कारण एक ही है कि जो भारत जोड़ो यात्रा जो पैदल शुरू हुई है कन्याकुमारी से, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सने सने अब मध्य प्रदेश की ओर जब बढ़ी है, तो अब मध्य प्रदेश का यूँ कहे ना सर जी, टेम्परेचर बढ़ रहा है थोड़ा राजनीति का, कहते हैं ना, अब पावर प्ले आने वाला है। तो ठीक है, जो भूपेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि हमारे पास एक लंबी कतार है, लेकिन साहब मैं निवेदन से कहूँगा कि लोकतंत्र को थोड़ा सा हम बचाने का प्रयास कर, इसीलिए तो भारत जोड़ो यात्रा है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी तोड़ने का प्रयास नहीं किया शरद जी, विनम्रता से कहता हूं। आप देखें, शुरुआत से देखें तो 565 रियासतों के इस देश को हमने एक किया, यही तो भारत जोड़ो है शरद जी। हमने कई सारे बैंकों के एकीकरण की राष्ट्रीयकरण, यही तो भारत जोड़ो शरद जी। यही शायद आज कांग्रेस का फिर से प्रयास है। और कहीं ना कहीं फिर से मैं एक बात कहूँगा कि हमें लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। आपके संपर्क में है बिल्कुल, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की राजनीति का ये कहूँगा डीएनए है, ये वहाँ की एक अच्छी बात है। तो उसके लिए आप ये ना समझें कि संपर्क में है और ना उस चीज़ को आप कहते हैं ना बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करें, ना ही उस चीज़ को बढ़ावा दें कि संपर्क में है तो आप आ ही जाओ। थोड़ा सा साहब, थोड़ा सा लोकतंत्र को इनके बढ़ावा देने से थोड़ी बढ़ जाएगी चीज़ है। जिसके मन में जो है, ये आप भी जानते हैं कि जिसके मन में जो चीज़ है वो तो होगी ही। वो दोष जरूर दूसरों को देंगे कि साहब वो हमसे, तो ये कोई कहेगा क्या कि हमको तो बुला लिया, मन नहीं था, लेकिन अब इतनी मनुहार करे बा ने, तो मैं तो ना कहते नहीं वाली भैया चलो गाँव में छोड़ छाड़। हमने पिछले 8 साल में ये भी देखा कि मणिपुर या शायद आसम कोई राज्य था, मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ, कि जहाँ भाजपा का एक विधायक था और कांग्रेस के वहां पे 18 थे और एक अन्य दल था। डॉक्टर साहब को सुन लेते हैं, उसके कुल मिला के कांग्रेस के 38 थे। अंत में क्या हुआ, अगले दिन पता पड़ा उन्होंने उनकी सरकार बना ली। मतलब तो शरद जी, ये आप इससे ये नहीं कर, जो व्यक्ति 4 दिन पहले एक दूसरी दल के टिकट से जीत के आया हो, मतलब खुशी तो बाद में मनाएगा, स्वागत तो बाद में, पहले दूसरे दल में शामिल हो गया। तो कहीं ना कहीं शरद जी ये लोकतंत्र का हरण तो है। देखिए, मैं अब इसको तथ्यात्मक बात करते, पहले तो अपनी गुडी बात हो गई शरद जी, तो इसमें कार्यक्रम जमा नहीं तो अपन तथ्यात्मक बात करें। कमलनाथ जी की सरकार क्यों गई? सब मंत्री थे, सिटिंग अच्छे मंत्रालयों में थे, और सिंधिया जी जैसे कद्दावर व्यक्ति का नेतृत्व था जो राहुल जी के मित्र थे। उसके अपने कारण हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो कमलनाथ जी वहाँ नहीं संभाल पाए, ठीक है, तो वो लोग सब निकल के चले गए और सरकार भी चली गई, ये बात सच है। अब इस एपिसोड के बाद आप सोचिए, 19 विधायक यदि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, 19 सर, 1-2 नहीं, 19 विधायक कर रहे हैं, उसका भी रिड्रेसल आज तक कभी आप लोगों को दिखाओ सर, आप लोग देखते हैं, मनोज जी देखते हैं तो बताइएगा। ये एक दूसरा स्टैंड है जहां मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूं, कि शायद कमलनाथ जी का जो एक कॉरपोरेट अप्रोच है उसके कारण वो उसको अभी बहुत रिड्रेसल उसका कर पाए हो, ऐसा नहीं है। अब उसके बाद तीसरी घटना जो बहुत बड़ी इस यात्रा से संबंधित, आपके 96 करीब विधायक हैं, उसके बावजूद ही सोचिए यात्रा की शुरुआत, शुभारंभ हम एक निर्दलीय विधायक से कर रहे हैं जो कहीं भी जाता आता रहता है, सब जानते हैं हम, और जो अरुण यादव जी के विरोध में ही लड़ता आया, उनसे बाहर निकल के लड़ा है, और सारे कार्यकर्ता उससे चुनाव में लड़ते आए कांग्रेसमैन की तरह निर्दलीय के अगेंस्ट, और वो जीता है। तो आप सोचिए उसके अंडर में सारी यात्रा शुरुआत करेगी, तो ये प्रश्न बड़े हैं। अवनीश जी, मुझे ऐसा लगता है, सर मुझे ऐसा लगता है, देखिए शेरा साहब का नेचर ऐसा है, एक बड़बोलापन भी कह लें राजनीति में, एक चंचलता भी कह लें, लेकिन देखिए कांग्रेस की विचारधारा से उनका परिवार शुरुआत से जुड़ा रहा है शरद जी, आप देखें। और इसमें मैं ये कहूँगा जो बात आ रही बार बार निकल के, देखिए बात वही आती है कि मैं तो कहता हूँ शरद जी, सरकार हमारी गिर गई, सरकार को गिरे 2 साल से ज़्यादा हो गए, अब 11 महीने चुनाव के बचे। हम शरद जी इस मामले में कोई बात नहीं करना, जो था बीत गई सो बात गई, बात करिए 11 महीने बाद विधानसभा चुनाव, फिर 19 फिर गए जी क्रॉस वोटिंग 19। देखिए यही तो कांग्रेस का लोकतंत्र है, क्योंकि आप देखें राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है शरद जी, वो पूरी तरह से किसी राजनीतिक दल का चुनाव नहीं है, ठीक है। एक यशवंत सिन्हा जी खड़े थे, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम के लिए खड़ी थी, तो फिर भी
जिस वर्ग से वो आते हैं शरद जी, हमें उस वर्ग का सम्मान भी करना है। और इसके कोई तथ्य नहीं कि 19 के 19 क्रॉस वोटिंग, उसमें कुछ हो सकता है। निर्दलीय भी हूँ शरद जी, कई अन्य दलों के भी जो विधायक हैं वो भी। तो मैं एक निवेदन करूंगा शरद जी, यही कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है कि अगर किसी ने क्रॉस वोटिंग किए, हाँ, अगर वो क्रॉस वोटिंग भाजपा के किसी विधायक, किसके लिए हुई? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ये संख्या मुकेश नायक जी ने बताई है। सर जी, किसके लिए हुई? महामहिम के चुनाव के लिए। महामहिम के चुनाव में कौन खड़ा था? चलिए, ये संख्या मुकेश नायक जी ने बताई है, एक हम लोगों की बताई हुई नहीं है। लेकिन अवनीश जी, मुझे इस दलील में जी सर, उस बुजुर्ग पिता की मुस्कान है, नजर आ रही है, जो अपने युवा पुत्र की, मैं नहीं कह रहा हूँ मनमानी से, लेकिन अपने युवा पुत्र के आचरण पर वो थोड़ा सा दब के मुस्कुराते हुए कह रहा है कि ये सब लोकतंत्र है और हमने ये कर दिया। आप भी जानते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से, आप भी समझते हैं, लेकिन ये सही बात है कि ये राजनीति का एक ऐसा चेहरा है कि घर संभालने की जिम्मेदारी तो उसी पार्टी की है जिस पार्टी से जुड़े वो लोग हैं, और इसकी नींव आपकी सरकार बनते हुए ही पड़ी। अब वो तमाम चीज़ें अतीत की बातें हैं। मनोज जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपने जो बात उठाई गुजरात की, और वहाँ जो टिकट कटे, मध्य प्रदेश में भी संभावना हो सकती है जी। 58 टिकट आपको ध्यान हो, शायद मुझे भी ध्यान है, पिछली बार भी बदले गए थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसी चर्चा हम सुन रहे हैं अभी कि एक आकांक्षी वर्ग जो बीजेपी का है, बीजेपी चुनाव के ठीक पहले जो भी उसका मूल्यांकन है निरंतर हुई बैठकों के बाद, केंद्रीय स्तर पर भी और मध्य प्रदेश के स्तर पर भी, जिसमें मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, मुरलीधर जी, तमाम हितानंद जी, सब सहमत हो सकते हैं इससे कि अब बीजेपी के उस आकांक्षी कार्यकर्ता की बारी आपको लेनी पड़ेगी, आपको उसको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, चाहे बात निगम मंडल की हो, चाहे बात कैबिनेट की हो, और चाहे बात हो टिकट की। इन तमाम मुद्दों को लेकर आपको सामने आना पड़ेगा। और ऐसे में ही एक वर्ग वो भी है जो जीतने की संभावना रखता है, लेकिन उसको बीजेपी से टिकट नहीं मिल रहा है, तो वो कमलनाथ जी की निगाह उस पर ज़रूर होगी, क्योंकि कमलनाथ जी का भी सर्वे है, और इधर बीजेपी की मजबूरी है कि कितने लोगों को समायोजित करेगी। तो क्या ये जो इस बार के चुनाव में ये समीकरण, जैसा आपने भी कहा कि बड़ी संख्या में इस तरह की चीज़ें, और जो पार्टी इसको सबसे चतुराई से हैंडल करेगी और अपने कैडर को अपीज कर पाएगी, बहुत अच्छे से अपने कैडर को संतुष्ट कर पाएगी, यानी उन नेताओं को जिनके भीतर चुनाव जीतने की सलाहियत है उनको टिकट दे पाएगी, और जिनको नहीं जीतना उनको किनारे करेगी, वो चुनाव में जय जय करेगी। देखिए, जो आकांक्षी की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तो बाकायदा एक कार्यक्रम चलाया है। जिस आकांक्षी जिलों की बात कर रहे हैं, जहां कुछ कमजोरियां हैं, जहां से अपने लोगों को निकाला जा सकता है, शरद जी, ये हालांकि बाहर नहीं है ये बातें, लेकिन बाकायदा उसके प्रभारी बनाए गए हैं और एक एक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस पर भी बीजेपी काम कर रही है। जो आप कह रहे हैं वो चिंता का विषय है पार्टी के भीतर, क्योंकि जब 28 लोग आए तो कई जगह से इस तरह की बातें खूब उठी है, और उसका हमें लगता है नुकसान भी दिखाई दिया। नगरीय निकाय के चुनाव से उसको जोड़ा जा सकता है, और पंचायत के चुनाव में भी कई जगह ऐसी खबरें आती रही कि इन सब के कारण ऐसी स्थितियां बनी। तो बीजेपी उसको भी समझ रही, लेकिन बीजेपी ने अब ये भी तय कर रखा है कि नया जो बदलाव हम देखते हैं कि कैसे सत्ता की तरफ हम वापसी करें, तो जहां कोई गुंजाइश है तो उसके लिए भी रास्ता तैयार हो रहा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, जैसा शुरुआत में भी मैंने कहा था कि लोटस जैसी कोई स्थितियां निर्मित नहीं होगी, पर कुछ ऐसे लोग हैं जहां से एक बड़ा मैसेज, जैसे अरुण यादव, मैं नहीं कह रहा हूं कि अरुण यादव भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे, लेकिन एक ओबीसी के नेता है, यदि आपकी तरफ से कोई ऐसी गलतियां होती है जिसको मौका मिलता है, तो हमें लगता है ऐसे लोगों पर नजर है। पर जहां नजर बीजेपी की है वही नजर कांग्रेस की भी है, कमलनाथ भी जानते हैं। गणित को ऐसे समझिए कि अब बीजेपी के लिए वही महत्वपूर्ण होंगे, माफ कीजिएगा मैं कहने में अच्छा नहीं लगता, कांग्रेस से, जिनके जीतने की संभावना होगी, और वो भी बहुत दबाव और प्रेशर अगर बीजेपी पे होगा तो ये समायोजन होगा। और दूसरी तरफ बीजेपी के ऐसे लोग जो चुनाव जीत सकते हैं, उनके लिए कांग्रेस की पूरी निगाह होगी। तो इस इक्वेशन को अच्छे से समझ लीजिए डॉक्टर साहब। बस मेरी अंतिम लाइन वही है कि इसको बहुत ज़्यादा वैमनस्यता से देखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हमको अच्छी सत्ता मध्य प्रदेश में चाहिए है, जो डिलीवर करे, लोगों के लिए काम करे, और अच्छे नेताओं का संग्रह यदि किसी दल में होता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। जी अवनीश जी, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ डॉक्टर साहब से कि राजनीति सदैव ये राजनेताओं की जिम्मेदारी रहती है, और मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स कांग्रेस भाजपा की पॉलिटिक्स है, बाइपोलर पॉलिटिक्स है। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ की राजनीति को साफ स्वच्छ रखना हम दोनों राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, ताकि ये दूषित ना हो। बाकी
आना जाना लगा रहता है। जैसे शरद जी, थोड़ा सा इनपुट मेरे पास भी है, भाजपा के भी एक पूर्व केंद्रीय मंत्री या यूं कहीं एक पूर्व मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के संपर्क में है। कोई बड़ी बात नहीं शरद जी अगर भारत जोड़ो यात्रा में स्वागत करने पहुंच जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो स्वागत करने जाएं। ये इस तरह का इनपुट हमारे हम ही पास स्वागत कर रहे हैं साहब उनका। यही तो छात्र, यही तो हम बात कर रहे हैं आदमी स्वागत कि हमें राजनीति को दूषित नहीं करना है। मध्य प्रदेश की शिवराज जी स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री के नाते। दूषित और प्रदूषण से कैसे भी जोड़ सकते हैं कि आप किस रूप में इसे देखते हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी प्रलोभन की वजह से कहीं जा रहा है तो उसके मंतव्य पर जरूर सवाल उठता है, लेकिन दल बदल का हर बार यही कारण नहीं होता है। और जैसा होता है, ऐसा नहीं कि बीजेपी में असंतुष्टों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन बीजेपी में लोग रुकते क्यों हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि बीजेपी में विचार के प्रति एक आकर्षण है और वो आकर्षण कहीं ना कहीं एक गहरे शर्म का भाव भी पैदा करता ही होगा कि अगर हमने छोड़ा तो लोग कहेंगे आपने विचार बदल लिया। लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस में ये भाव नहीं है। कांग्रेस में अगर 96 विधायक अभी भी हैं तो ये बताते हैं कि वो अपने विचार, अपनी पार्टी से बेहद प्रेम करते हैं। और पहले जो धड़ा गया वो सब जानते हैं कि उसके पीछे असंतोष का एक बड़ा कारण था। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा और दोनों ही पार्टियों को, बीजेपी को खास तौर पर जिस कुशल सर्जरी की आवश्यकता है वो बहुत सफाई से बीजेपी को करनी होगी। और जहां दर्द और पीड़ा के स्वर उठेंगे उनको अनसुना नहीं करना होगा, लेकिन उनको उचित दर्द जो मलम लगाइए और दर्द जो रोकने वाली दवा है वो दीजिए और बताइए कि साहब अब कुछ नए लोगों को भी मौका देना है। प्रभु आप बहुत आनंदित हुए हैं, चलते रहिए। इन चीज़ों का जितना समायोजन बीजेपी करेगी, और मुझे लगता है कि बीजेपी ये समझती है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या वीडी शर्मा जी हो या पूरा संगठन हो, वो इसके लिए कमर कसता है। और कमलनाथ जी बिल्कुल सन्नद्ध होकर वो निगाह रखे हैं बीजेपी पर, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के अपने सर्वे हैं और दोनों ही पार्टियों की अपनी उम्मीदें हैं और इसी पर टिका है 2023 का चुनाव। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया अवनीत जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, कौन कराएगा घर वापसी। नमस्कार।